नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी, देश के तीन बड़े नेताओं ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। मोदी ने पंजाब पर फोकस किया, योगी ने यूपी पर फोकस किया और राहुल गांधी ने उत्तराखंड पर फोकस किया। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यहां 6-7 महीने बाद वोट पड़ेंगे, तो क्या अभी से ही यहां चुनाव प्रचार शुरू हो गए हैं? पंजाब में किस कांग्रेसी नेता ने मोदी से हाथ मिलाया? यूपी में जिन्ना और गन्ना से क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो जाएगा? उत्तराखंड में राहुल गांधी के प्रोग्राम में क्या हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 27 के चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। जिस पंजाब में कांग्रेस पार्टी चन्नी और राजा वडिंग के झगड़े में फंसी है, उसी पंजाब में कांग्रेस के मनीष तिवारी से मुलाकात करके मोदी ने हेडलाइन बदल दी और दलित वोट के लिए मोदी ने जालंधर से वाराणसी के लिए संत रविदास एक्सप्रेस चलवा दी। आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू कर दिया है। योगी ने आज यूपी के 3 पॉलिटिकली सेंसिटिव जिलों का दौरा किया और विरोधियों की प्लानिंग को छलनी कर देने वाले 3 अहम बयान दिए। जो लोग डेमोक्रेसी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। जिन्ना, गन्ना, दंगा, गुंडा और जहन्नो, योगी ने एक ही दिन में 27 के यूपी चुनाव को 17 में पहुंचा दिया। योगी 2/3 से संतुष्ट नहीं है, योगी को 3/4 बहुमत चाहिए। 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को 3/4 सीटें मिली थी। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। 27 में भी योगी को 3/4 चाहिए। 27 में भी योगी को 300+ सीटें चाहिए। जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड का चुनाव शुरू कर दिया है। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जैसे कांग्रेस ने छात्रों की गूंज का नाम दिया। राहुल का कार्यक्रम पहले परेड ग्राउंड में होना था, जैसे लास्ट मूवमेंट में बन्नू स्कूल ग्राउंड में शिफ्ट किया गया। पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व, ऊपर से लेकर नीचे तक। उत्तराखंड में राहुल गांधी का असर कम करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली से कोई मेहनत नहीं की। राहुल के लिए धामी ही काफी हैं। इस समझ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में अग्निवीरों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। 4 धाम यात्रा चल रही है, एक रिकॉर्ड 45 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है। हर यात्रा एक रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 4 सालों की अगर मैं बात करूं तो 24 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में 6 महीने बाद वोट पड़ेंगे। चुनाव अभी कम से कम 6 महीना दूर है, मगर तीनों ही राज्यों में प्रचार अभी से शुरू हो गया है। यूपी में महाराज जी अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव प्रचार के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी भी यूपी नहीं जा रहे, क्योंकि यूपी में राहुल को कोई स्कोप नहीं दिखता। राहुल को उत्तराखंड और पंजाब में स्कोप दिख रहा है, इसलिए राहुल उत्तराखंड पहुंचे। इंटरनेट पे
टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को सेलेक्ट किया। बहुत से लोग कहते हैं कि पंजाब की जमीन बीजेपी के लिए बंजर है। उसी जमीन में मोदी कमल खिलाने के नए प्रयोग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मोदी के मंच पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का होना और मोदी का मनीष तिवारी से मिलना आज की डेट में यह पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है। पंजाब में प्रधानमंत्री ने सीधे काम की बात शुरू कर दी है। आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। चंडीगढ़ में जहां मोदी का कार्यक्रम हुआ वहां 19 में बीजेपी का सांसद था। अभी यह सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी मोदी के मंच पर बैठे मिले। मोदी ने पंजाब की दूसरी पब्लिक मीटिंग जालंधर में की। जालंधर पंजाब की हिंदू बहुल सीट है, यहां भी बीजेपी को उम्मीद दिखती है। यानी मोदी ने यूं ही पंजाब का प्रोग्राम नहीं बनाया, पहले सोचा विचारा फिर कदम बढ़ाया। पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। 27 का सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 27 का यूपी चुनाव 29 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। 27 के लिए यूपी में बीजेपी के कैप्टन योगी आदित्यनाथ हैं। शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां। कैराना का पलायन, कांधला का पलायन, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है। 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ 17 को कैसे रिवाइव कर रहे हैं, इसे समझिए। 17 के चुनाव में जिन्ना मुद्दा था, योगी ने शामली और बिजनौर में जिन्ना का जिक्र किया। 17 के चुनाव में गन्ने की कीमत मुद्दा था, योगी ने गन्ने के दाम बढ़ाने का वादा पूरा किया है। 17 के चुनाव में कैराना मुद्दा था, योगी ने शामली की सभा में कैराना को याद किया। 17 के चुनाव में मुजफ्फरनगर का दंगा मुद्दा था, योगी ने दंगा मुक्त यूपी बनाने का दावा किया। 17 के चुनाव में सपा नेताओं की गुंडागर्दी का मुद्दा था, योगी ने आज कहा कि उन्होंने गुंडों की गर्मी शांत कर दी है। जो हम लोगों ने संकल्प लिया था
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। योगी आदित्यनाथ सीरियस पॉलिटिशियन हैं। केवल 28 की उम्र में वो लोकसभा के मेंबर बन गए थे। पिछले 28 साल से योगी सक्रिय राजनीति में हैं और 9.5 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में योगी ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर चुके हैं। अखिलेश कहां हैं? अखिलेश यादव प्रचार के लिए निकल क्यों नहीं रहे? क्या अखिलेश 24 के चुनाव की तरह कोई जातीय फंदा तैयार करके बैठे हैं? योगी को इस बात का भी अंदेशा है, इसलिए वो पहले ही तैयारी करके चल रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इतना सियासी संग्राम ऐसे वक्त शुरू हो रहा है जब दिल्ली का दंगल सजने वाला है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पर्चा, खर्चा और चर्चा सब डीलिमिटेशन बिल के इर्द गिर्द घूम रहा है। संसद में 2/3 की जंग डीलिमिटेशन बिल के लिए है। विरोधी पार्टियों में तोड़फोड़ भी डीलिमिटेशन बिल के लिए ही मची है। टीएमसी टूट गई डीलिमिटेशन बिल के लिए, शिवसेना यूबीटी में फूट हो गई डीलिमिटेशन बिल के लिए, शरद पवार की पार्टी इधर से उधर हो गई डीलिमिटेशन बिल के लिए। लेकिन मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले लोकसभा का बिजनेस बुलेटिन जारी हुआ तो उसमें डीलिमिटेशन बिल का जिक्र ही नहीं। इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, जिसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल भी है जो एक अध्यादेश की जगह लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने से जुड़ा बिल भी है, यह भी एक अध्यादेश की जगह लेगा। इस पेज पर 3 नंबर कॉलम में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बिल का जिक्र है, जिसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल भी है। जब इन सारे बिलों का जिक्र है तो फिर इसमें डीलिमिटेशन बिल का जिक्र क्यों नहीं है? ये मोदी है, बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। असल में सरकार ने लोकसभा सचिवालय को जो बिजनेस बुलेटिन भेजा है उसमें उन बिलों का ही जिक्र है जो लोकसभा में पेश हो चुके हैं। सरकार कभी भी इसमें चेंज कर सकती है। होम मिनिस्टर अमित शाह डीलिमिटेशन बिल को ढोल बजाकर नहीं लाएंगे। सरकार पूरी तैयारी करके इसे पेश करेगी और बिल पेश और इसे पास कराने का वक्त भी खुद ही डिसाइड करेगी। बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं। पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा। ये 2/3 बहुमत
इसको मैं कहूंगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं। लोकसभा में नरेंद्र मोदी 2/3 के करीब हैं, बस डीएमके वाली औपचारिकता बची हुई है। स्टालिन की पार्टी इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी है, उसे औपचारिक तौर पर एनडीए के करीब आना है। जैसे ही डीएमके के 22 सांसद मोदी के बिल को सपोर्ट कर देंगे, वैसे ही डीलिमिटेशन बिल पेश हो जाएगा। मोदी सरकार 1+1 फॉर्मूले के तहत 2 बड़े बिल लाएगी। पहला बिल डीलिमिटेशन बिल होगा, जिसमें लोकसभा की सीटें 50% बढ़ेंगी। दूसरा बिल 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल होगा, जिसके बाद लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी के चेयरमैन ने यहां तक कह दिया है कि जैसे ही पार्लियामेंट 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास करेगी और राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगी, उसके 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है। यह बात चुनाव आयोग ने खुद जेपीसी के सामने कही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में सरकार खामोश है और यह खामोशी ही विरोधियों को चुभ रही है। कांग्रेस की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि बीजेपी और डीएमके में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और डीएमके कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी। बीजेपी और डीएमके कभी एक नहीं हो सकते, विचारधारा अलग है। तो अभी देखिए क्या होता है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया जनबंधन के मीटिंग में 8 तारीख को डीएमके शामिल नहीं था। ये बात सही है कि हम टीवीके का समर्थन दे रहे हैं, हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं उस मंत्रिमंडल में, पर हम भी डीएमके के सांसदों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। डीएमके अभी भी विपक्ष है, विपक्षी दल है, वो सत्ता दल नहीं है, एनडीए का घटक दल नहीं है। कांग्रेस की ऐसी खोखली उम्मीदें नरेंद्र मोदी पहले भी धराशायी कर चुके हैं। इस बार तो डीएमके के नेता स्टालिन खुलेआम कांग्रेस से नाराज हैं। स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। डीएमके की लोकप्रियता का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई और फिर हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। राहुल गांधी मॉनसून सेशन में पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहते हैं। नीट परीक्षा, सीबीएसई एग्जाम और नौकरियों की परीक्षा में पेपर लीक पर राहुल संसद में बात करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल ने देहरादून में छात्रों के बीच प्रोग्राम किया, लेकिन इन मुद्दों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। राहुल 3 हफ्ते तक देश में कहीं नजर ही नहीं आए और अब अचानक प्रकट होकर वो हीरो कैसे बन जाएंगे।